सो हेलो एवरीवन, अब हम बात करने जा रहे हैं अपने तीसरे वीडियो के बारे में और यहाँ पे अपन देखेंगे कि अपन टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस देखेंगे। ठीक है, इससे पहले अपन 2 वीडियो बना चुके हैं। सबसे पहले वीडियो पे अपन सेंट्रल टेंडेंसी जैसे कि मीन, मीडियन, मोड उसके बारे में बात कर चुके हैं और इसके अलावा कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में बात कर चुके हैं। इसके अलावा सैम्पल साइज़ के बारे में बात कर चुके हैं। दूसरे वीडियो में हमने बात किया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में। अब ये बायोस्टैटिक का लास्ट वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। हमें सिग्निफिकेंस देखना है कि कैसे होता है। हम देखते हैं सिग्निफिकेंस होता क्या है एक्चुअली। तो मान के चलो कि मैंने एक पहले कुछ टेस्ट किया था या कुछ टेस्ट किया हुआ है जो कि स्टैंडर्ड है आज के टाइम पे। मान के चलो कोई ड्रग्स है, एग्जांपल देता हूँ मैं कि कोई ड्रग्स है। वो क्या होता है कि 100 लोगों को अगर दिया जाता है तो उसमें से मान के चलो 70 लोगों को ठीक कर देता है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक अलग ड्रग्स बनाता हूँ। ठीक, मैं एक अलग ड्रग्स बनाता हूँ। अगर इसको 100 लोगों को दिया जाए तो ये 90 लोगों को ठीक करता है। तो मुझे ये देखना है कि क्या जो पहले से प्रेजेंट जो ड्रग्स था और बाद में जो मेरा ड्रग्स दिया हुआ है उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है कि नहीं। क्या मेरा ड्रग्स जो है वो बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है। इसी चीज़ को हम मेजर करते हैं इस टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस से। इसी चीज़ को हम इस टेस्ट के थ्रू देखेंगे। तो हमारा स्टडी हो कोई भी या कोई भी टेस्ट है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, मतलब या अच्छा रिजल्ट जो है वो दे रहा है या नहीं, इसे हम कहते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। अब टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस को हम समझते हैं कि डेटा हम जानते हैं कि 2 तरीके के हो सकते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा और एक हो सकता है क्वालिटेटिव डेटा। तो जब हम क्वांटिटेटिव डेटा की बात करेंगे तब हम अलग तरीके से उसका सिग्निफिकेंस निकालेंगे और जब हम क्वालिटेटिव डेटा की बात करेंगे तो हम अलग तरीके से उसको सिग्निफिकेंट है या नहीं ये बताएंगे। हम देखते हैं सबसे पहले क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में। सो क्वांटिटेटिव डेटा में 2 तरीके के टेस्ट हैं हमारे पास, एक है टी टेस्ट और एक है जेड टेस्ट। तो क्वांटिटेटिव डेटा जब भी आएगा तो हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे, लेकिन जब हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा आएगा तब हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे, काई स्क्वायर टेस्ट और दूसरा है जेड टेस्ट। पहला है काई स्क्वायर और दूसरा है जेड टेस्ट। हमने देखा था कि क्वालिटेटिव डेटा उस डेटा को कहते हैं जो जनरली परसेंटेज में होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव वैल्यू या तो प्रीवलेंस। तो ये क्या होता है, परसेंटेज में होते हैं, इसलिए अपन इसे क्वालिटेटिव डेटा बोलते हैं। जबकि दूसरी ओर हम लोगों ने ये देखा कि क्वांटिटेटिव डेटा हम उसे कहते हैं जहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्वालिटेटिव डेटा के बारे में और हम इसमें देखेंगे काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में। तो जो काई स्क्वायर टेस्ट होता है, हमें कैसे पता चलेगा कोई भी क्वेश्चन देकर कि हमें उसे काई स्क्वायर टेस्ट लगाना है। सबसे पहले एक टेबल दिया हुआ रहेगा इस तरीके से, या दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि उसमें हमें इस टेबल के नीचे में एक काई स्क्वायर का टेबल वैल्यू दिया रहेगा कि टेबल वैल्यू इसका इतना है। तो यहाँ पे आपको हिंट दे दिया वो कि काई स्क्वायर है, इसका मतलब आपको काई स्क्वायर टेस्ट लगाना है। इसके अलावा हम लोगों ने खुद देख ही लिया कि अगर क्वालिटेटिव डेटा है तो हमें काई स्क्वायर टेस्ट लगाना है या तो जेड लगाना है। हम देखेंगे कि जेड कब लगेगा या काई स्क्वायर कब लगेगा। तो देखो, काई स्क्वायर ना पूरा कम्प्लीटली वो टेबल पे ही डिपेंडेंट है। या तो टेबल दिया हुआ रहेगा या तो आपको डेटा दिया रहेगा और वो डेटा आपको चिल्ला कर कहेगा कि भाई मेरे लिए एक टेबल बना, भाई मेरे लिए एक टेबल बना। सिंपल। सबसे पहला स्टेप देखो, स्टेप 1 क्या है कि आपको एक टेबल दिया हुआ है और इस टेबल को हम कहते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू। इसमें ऑब्जर्व्ड वैल्यू दिए रहेंगे कि हाँ इतना होता है, इतना होता है, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे अगर एग्जांपल दिया गया है तो मान के चलते हैं अपन कि यहाँ पे टोटल हम लोग के पास 250 लोग हैं। तो 250 लोग हैं, उनमें से हम लोगों ने 150 लोगों को दिया होम मेड बेस्ड फ्लूड। होम मेड बेस्ड फ्लूड दिया, जैसे कि कुछ भी चीज़ दिया अपन, ठीक है। और दूसरे तरीके से दूसरे लोगों को अपन क्या दे रहे हैं, ORS दे रहे हैं। तो हम देखते हैं कि अगर होम मेड फ्लूड दे रहे हैं 150 लोगों को तो उसमें से 120 लोग ठीक हो गए। वहीं अपन ORS दिए 100 लोगों को तो उसमें से 30 लोग ठीक हुए और जितने लोग ठीक नहीं हुए वो ही है। तो इस तरीके से आपको उस डेटा को पढ़ करके सबसे पहले आपको टेबल बनाना है कि टोटल कितने लोग हैं, कितने कैटेगरी में हैं। तो ये कैटेगरी हो गया, कितने लोग ठीक हुए और कितने लोग ठीक नहीं हुए। सिंपल। और एक बेसिक चीज़ और बता दूं कि ये अपना रो होता है, ये दोनों रो हैं, जबकि ये जो है वो अपना कॉलम है। ये अपन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें आगे कैलकुलेशन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, टेबल बनाना है ऑब्जर्व वैल्यू का। अब अपन आते हैं स्टेप 2 पे। तो स्टेप 2 जो है उसमें हमको करना है ये कि हमें मानना है, एज्यूम करना है लेट H नोट का मतलब होता है नल हाइपोथेसिस। H मतलब हाइपोथेसिस, नॉट मतलब नल, तो नल हाइपोथेसिस। और एक होता है HA का मतलब होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो देखो, नल हाइपोथेसिस क्या है। नल हाइपोथेसिस ये है कि भाई नलीफाई करो किसी भी चीज़ को, मतलब कि जो सिग्निफिकेंस हम लोग निकाल रहे हैं उसको हम नलीफाई कर देते हैं।
मतलब कि सिग्निफिकेंस नहीं है उसका, कोई सिग्निफाई नहीं हुआ, नो सिग्निफिकेंस। तो ये हमारा नल हाइपोथेसिस बोलता है H0। और एक होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो हम एज्यूम करते हैं कि चलो मान लेते हैं कि ये नल हाइपोथेसिस नहीं है बल्कि कुछ सिग्निफिकेंट है उसका, ऐसा मान लेते हैं, तो उसे अपन कहते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो जो चीज़ें मैंने अभी कही, जो नल हाइपोथेसिस होगा वो होगा देयर इज़ नो एसोसिएशन या नो डिफरेंस, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं यस देयर इज़ एसोसिएशन, कुछ एसोसिएशन है, या तो वो उस रिस्क और डिसीज़ के बीच में कुछ एसोसिएशन पूछ रहा होगा, तो उसे हम कहेंगे कि यस देयर इज़ एसोसिएशन। या हम बात करेंगे दो ड्रग्स के बारे में या दो कंपेयर करेंगे तो अपन बोलेंगे यस देयर इज़ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ओके, स्टेप 1 टेबल ऑब्जर्व वैल्यू का। स्टेप 2 जो है वो अपन एज्यूम करते हैं लेट H0 एंड HM। अब हम बात करते हैं इसके फार्मूला के बारे में। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेसन ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड वैल्यू। हम देख चुके हैं कि ऑब्जर्व वैल्यू क्या है, जनरली आपको पूरा के पूरा क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। अब जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो आपको कैलकुलेट करना है। देखो आपको ना बायोस्टैटिक बनाना कैसे है, सबसे पहले आप फार्मूला लिख लिया करो, फिर आप देखो कि क्या क्या आपको दिया हुआ है और आप देखो कि क्या क्या चीज़ आपको नहीं दिया हुआ है, और आप ये सोचो कि आप उसको निकालोगे कैसे। दैट्स इट। इतना कर लिए तो आप सब उस वैल्यू को फिर लास्ट के फार्मूले में रखो फाइनल और आंसर ले आओ। तो हम देखते हैं अगले स्टेप में क्या कर रहे हैं। अगले स्टेप में हमको करना है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू का अमाउंट निकालना, कि एक्सपेक्टेड वैल्यू है क्या वो कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए एक सेपरेट फार्मूला है और वो है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल्स टू रो टोटल इनटू कॉलम टोटल डिवाइडेड बाई ग्रैंड टोटल। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि ये जो है वो रो है, ये दोनों रो हैं, जबकि ये जो है वो कॉलम है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास 4 डेटा है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 डेटा है हमारे पास। पहले दूसरे के लिए रो जो है वो 150 है, जबकि जो कॉलम है वो 190 है। अगर हम चौथे डेटा के लिए देखेंगे तो इसके लिए जो रो टोटल होगा वो 100 होगा और जो कॉलम टोटल होगा वो 60 होगा और जो ग्रैंड टोटल है वो तो सबके लिए 250 ही होगा। तो इस तरीके से हम सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं फर्स्ट वैल्यू के लिए। तो फर्स्ट में अपन देखें अपने फॉर्मूले के हिसाब से रो टोटल इंटू कॉलम टोटल डिवाइडेड बाई ग्रैंड टोटल। तो आप देखो जो पहला डेटा है उसके लिए है अपना रो टोटल 150, कॉलम टोटल है 190। आप यहाँ पे देख सकते हो 150 190। तो इस तरीके से जो पहला एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो 150 और 190 अपन वैल्यू रख दिए, रो टोटल एंड कॉलम टोटल, और ग्रैंड टोटल जो है अपना वो 250 है ही सही, तो ग्रैंड टोटल का वैल्यू यहाँ पे अपन रख दिया। इस तरीके से पहला एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल गया। सारे एक्सपेक्टेड वैल्यू इस तरीके से अपन कैलकुलेट कर लेते हैं E1 E2 E3 E4। अगले स्टेप में हमें क्या करना है, हमें एक टेबल बनाना है इस एक्सपेक्टेड वैल्यू का। सेम चीज़ हमें लिख देनी है यहाँ पे कि होम मेड से ये ट्रीट किया गया है, ORS से ये ट्रीट किया गया है, इतने लोग ट्रीटेड हैं, इतने लोग नॉट ट्रीटेड हैं, और ये टोटल वैल्यू है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक एक्सपेक्टेड वैल्यू का भी टेबल बना लिया। हम लोगों ने बोल दिया कि E1 ये है, E2 ये है, 3 और ये 4। ओके, अब हमें आना है, जब हम लोगों ने ऑब्जर्व वैल्यू हमको पता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी हमें पता चल गया, तो बस हमें इस फॉर्मूले में हमें जो वैल्यू है उसका इनपुट कर देना है सीधा सीधा। अब हम देखते हैं कि ऑब्जर्व वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू पता है, तो अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करते हैं कि यहाँ पे समेसन लगा हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको जोड़ना है सारी चीज़ों को। तो ये देखो ये क्या कर रहे हैं, जो पहला डेटा था इसमें ऑब्जर्व वैल्यू जो था 120 था। आप देखो इसमें जो पहला डेटा है उसके लिए ये देखो ऑब्जर्व वैल्यू 120 है, और पहले डेटा के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू अपन निकाले 114। तो यहाँ पे देखो ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू डिवाइड बाई एक्सपेक्टेड वैल्यू, और इनका होल स्क्वायर कर दिए हैं। तो इस तरीके से ये पहला डेटा, दूसरा डेटा, तीसरा एंड चौथा, इन चारों ही डेटा को अपन क्या कर रहे हैं, समेसन कर रहे हैं, क्योंकि हमें समेसन लगा हुआ था उस फॉर्मूले में, तो हमको इसको समेट करना था। अब यहाँ पे हम समेसन कर दिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने समेसन किया और हमारा वैल्यू जो आता है वो आता है, मान के चलो काई स्क्वायर का वैल्यू आ गया यहाँ पे 3.28। अब देखो जब आपको क्वेश्चन दिया रहेगा ना, तो उस क्वेश्चन के नीचे में दिया रहेगा काई स्क्वायर का टेबल वैल्यू, जैसे कि मैं यहाँ पे बताया था कि काई स्क्वायर का टेबल वैल्यू दिया हुआ था। ठीक, अब ये काई स्क्वायर का जो टेबल वैल्यू दिया रहता है, इसी से हमें कैलकुलेट करना है अपने फाइनल आंसर को, इससे कंपेयर करना है। मतलब कि पहले से क्वेश्चन में दिया था काई स्क्वायर का टेबल वैल्यू, अब हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया काई स्क्वायर का कैलकुलेटेड वैल्यू। तो देखो पहले मैं आपको बताया था कि अगर कोई ड्रग्स हमारा था पहले और अब बाद में ड्रग्स निकालें, तो हम लोगों ने देखा कि पहला जो ड्रग्स था वो 100 लोगों में 70 लोगों को ठीक करता था, लेकिन बाद में हम लोगों ने देखा कि 100 लोगों में नहीं, वो 95 लोगों को ठीक कर देता था। मतलब जो दूसरा वाला है वो काफ़ी डिफरेंट है पहले वाले से, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा है। इसका मतलब कि ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा है, ज़्यादा अमाउंट अच्छा दे रहा है उसका। मान के चलो कि यहाँ पे जो
जो काई स्क्वायर का वैल्यू है वो अपन को दे के रखा है 1.96। जस्ट रेज्यूम करो कि आप काई स्क्वायर का जो टेबल वैल्यू है 1.96 दे के रखा है, लेकिन हमारा वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो आ रहा है काई स्क्वायर का 3.28। इस 1.96 से काफ़ी ज़्यादा है 3.28। इसका मतलब कि जो काई स्क्वायर का कैलकुलेटेड वैल्यू है वो काई स्क्वायर के टेबुलेटेड वैल्यू से इसका मतलब देखो, अगर मान के चलो कि अगर काई स्क्वायर का टेबल वैल्यू कुछ और दिया हुआ है जो कि 3.28 से ज़्यादा है, तो हमारा ये आएगा कि काई स्क्वायर का जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो स्मॉलर है टेबल वैल्यू से। ऐसे कंडीशन में हमारा टेस्ट सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो टेबुलेटेड वैल्यू है या जो पहले का हिस्ट्री था, पहले का जो ड्रग्स था वो बाद के ड्रग्स से अच्छा था, बाद का ड्रग्स उतना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो वैल्यू है, जो काई स्क्वायर का अपन वैल्यू निकाले, वो उतना नहीं आ रहा है, उससे कम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो काई स्क्वायर का कैलकुलेटेड वैल्यू है वो स्मॉलर है उसके टेबुलेटेड वैल्यू से, मतलब कि नॉट सिग्निफिकेंट है। और हम लोगों ने पहले ही कहा था कि नॉट सिग्निफिकेंट है, उसे हम लोगों ने नल हाइपोथेसिस के अंदर में लिया था। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, हम लोगों ने जो नल हाइपोथेसिस माना था कि कोई एसोसिएशन नहीं है या कोई अच्छा सिग्निफिकेंस नहीं है, उसे हम लोगों ने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है। तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड और अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। कंक्लूजन क्या होगा कि हेंस देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन ट्रीटमेंट आउटकम ऑफ ORS एंड होममेड फ्लूइड्स। कोई एसोसिएशन नहीं है, मतलब कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है कि तुम ORS दे रहे हो तो अच्छा से ट्रीट हो रहा है, या फिर तुम जो होममेड बेस्ड फ्लूइड है उसको दे रहे हो तो अच्छा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से हमारा जो टेस्ट है काई स्क्वायर का टेस्ट वो कंप्लीट हो गया। ध्यान आपको इस फॉर्मूले पे देना है। दूसरा आपको ये देना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम लोगों ने रो देख लिया, कॉलम देख लिया क्या होता है ये, और आपको लास्ट में बस ये आना चाहिए कि कंपेयर कैसे करना है। अब यही चीज़ अगर मैं आपको बोलूँ कि जो काई स्क्वायर का जो टेबल वाला वैल्यू था ये उससे ज़्यादा आता अपना जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, तो कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, मतलब जो हमारा टेस्ट है वो सिग्निफिकेंट है। और टेस्ट हम लोगों ने सिग्निफिकेंट किस में बोला था, अल्टरनेट हाइपोथेसिस में। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा, जबकि जो नल हाइपोथेसिस होगा वो रिजेक्ट किया जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लिखेंगे कि जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्टेड है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है। और कंक्लूजन में लिखेंगे कि यस देयर इज़ एसोसिएशन बिटवीन द डिफरेंस, देयर इज़ एसोसिएशन और डिफरेंस। ओके, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि स्टेप 2 में हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये है, या तो नल हाइपोथेसिस ये है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये है। और उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने कैलकुलेट जो वैल्यू था उसे अपन टेबल वैल्यू से कंपेयर किए, और इस तरीके से हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला। तो ये चीज़ हमको सारे सिग्निफिकेंट जो भी सिग्निफिकेंस के जितने भी टेस्ट हैं उन सारे में करना है। अब जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है उसका जो जेड टेस्ट है वो अगले वीडियो में होगा, और उसके बाद जो टी टेस्ट है वो अगले वीडियो में होगा। थैंक यू।